अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं क्रॉस फायर। मैं हूं नौशाद अली ख़ान। नाज़रीन, कराची में रेंजर्स के कैंप पर हमला हुआ, 3 रेंजर्स के जवान शहीद हुए, 4 ज़ख्मी हुए। उसके बाद एक ज़ख्मी अफ़गान जो है दहशतगर्द वो पकड़ा गया। उसने जो इंकशाफात किए उसकी बुनियाद पर पाकिस्तान ने कार्रवाई की। अफ़गानिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में 29 के करीब जो दहशतगर्द हैं वो मार दिए गए, और अफ़गान जो नाज़िमुल उमूर हैं उन्हें वज़ारत ख़ारजा में बुलाकर उनको डिमार्च किया गया है। उनको बताया गया है कि ये जो आपके अफ़गान शहरी आ रहे हैं, क्योंकि ये तो बात अब वैसे तो पहले भी साबित शुदा ही है और ढकी छुपी नहीं है, लेकिन अब फिर ये जो ज़ख्मी जो था दहशतगर्द उसने बिल्कुल वाज़ेह अल्फाज में बताया कि वो अफ़गानी है और वहाँ से पाकिस्तान आए 7 दिन पहले और उन्होंने आकर यहाँ हमला किया। ये जो सिचुएशन है ये अब किस तरफ जाएगी, क्योंकि वो प्रोपेगेंडा करना शुरू कर देते हैं कि जी ये हमारे शहरियों पर जो है वो अटैक हो रहे हैं, और अब मेरी बाज़ इतलात तो ऐसी भी हैं कि वहाँ उन्होंने तमाम तर असलहा और ये जो चीज़ें हैं वो हॉस्पिटल्स में, मसाजिद में और स्कूलों में मुंतकिल कर दी हैं, ताकि अगर कोई हमला हो तो हम प्रोपेगेंडा कर सकें। लेकिन जो असल करने वाला काम है, जो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग है, उसके अंदर पाकिस्तान का साथ देने के बजाय वो भारत की प्रॉक्सी बन के, कठपुतली बन के यहाँ जो कुछ करवा रहा है, इससे उसको क्या हासिल होगा? उसकी अपनी मईशत जो है अफ़गानिस्तान की वो बिल्कुल तबाह हाल है। वहाँ गुर्बत जो है वो पंजे गाड़े हुए है और वो उससे निकलने को तैयार नहीं। हालांकि वो एक बहुत अच्छी इकॉनमी की शक्ल में डेवलप हो सकता है अगर वो, क्योंकि वो गेटवे है सेंट्रल एशियन स्टेट्स का और बहुत सी तिजारत वहाँ से हो सकती है। लेकिन ये जो डॉलरों के लिए या सिर्फ इस तरह के माहौल में रहने के लिए, इस तरह ये क्या मामला है, इस पर बात करने के लिए मुझे ज्वाइन किया डॉक्टर शादिया चीमा साहिबा। माहिर हैं बैनुल-अक़वामी अमूर की। एयर वाइस मार्शल साहब एजाज महमूद साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। डॉक्टर नवीद लाई साहब साबिक DG जॉइंट जो हैं IB के, और खालिद फारूकी साहब सीनियर तजिया निगार हैं। अब मामला ये है कि हम ट्रंप और ईरान और जो कल दोहा मुज़ाकरात है उस पर भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले डॉक्टर नवीद लाई साहब, मैं आपके पास इसलिए आना चाहता हूँ कि ये जो सिक्योरिटी अपरेटस है हमारा, ये क्या वजह है कि ये अफगानी कैसे आ जाते हैं? हमने तो बॉर्डर भी बंद कर रखा है और फिर जो है अफगानियों को हम वीज़े के बगैर आने भी नहीं देते। फिर ये कहाँ से ये एंटर हो जाते हैं? आकर फिर ये 7 दिन यहाँ रहे, किसी ज़ेर तामीर इमारत में रहे, या जो भी सहूलतकार उन्हें सहूलतकारी फ्राहम कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कैसे कर लेते हैं? हमारी लॉ एंड ऑर्डर की जो हमारी एक्सपर्टीज़ हैं और सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, ये क्यों उनकी आंख से छुप रहते हैं? क्या मामला है? ये किस तरह इसको डील किया जाएगा? जी, आपके सवाल के 3-4 पहलू हैं और चारों बहुत पर्टिनेंट हैं। पहली बात तो ये कहाँ से आ जाते हैं अफगानी जो है। आप देखिए कि हमारा जो बॉर्डर है अफगानिस्तान के साथ बड़ा एक ट्रेचरस बॉर्डर है, मोर देन 2500 किलोमीटर्स। तो वहाँ पे किसी जगह से, उन इलाकों से ये पाकिस्तान में दाखिल भी हो जाते हैं, और बहुत बड़ी तादाद उनकी यहाँ पे मौजूद है जो स्लीपर सेल्स हैं और उनके फैसिलिटेटर्स हैं जो चुप करके बैठे हैं। और अब देखिए ये जो अटैक हुआ है कराची में, ये कोई 2 रोज़ 4 रोज़ की बात नहीं होगी। इसकी तैयारी में महीनों लगे होंगे और उन्होंने ये अटैक यहाँ पे किया। इसमें आप अगर पिछले 2 साल के अटैक्स को देखें तो ये बात बड़ी क्लियर है कि जब भी उन्होंने अटैक किया, सिक्योरिटी फोर्सेस आगे से मुस्तैद थी और रिस्पॉन्ड ठीक किया। लेकिन हमारी, मैं समझता हूँ कि कोताही ये है कि वो गेट तक पहुंच गए। जब गेट पे पहुंच के उन्होंने किया, आप देखिए कराची वाले में भी उन्होंने बड़ा एक्टिव और बड़ा फाल जवाब दिया उनको। ना सिर्फ उनको मार गिराया, एक को पकड़ लिया और बड़े नुकसान से भी बचाया, अगरचे हमारी 3 जवान जो है शायद शहीद हुए उसमें। तो ये कोताही है कि ये वहाँ पे इतना 6, 7, 8 लोग अगर हमलावर हैं तो इसका मतलब है कि 20-25 का ग्रोह होगा जो ये तमाम काम की तैयारी कर रहा होगा। और अगर आप व्हीकल बोर्न IED थी अगर, तो वो कैसे इस गुंजान आबादी वाले एरिया में गुजर के यहाँ पहुंची? इतने मुसल्लह आर्म टू टीथ जो टेररिस्ट हैं वो कैसे वहाँ पे पहुंचे? तो उसके ऊपर देखने की ज़रूरत है, क्योंकि आप देखिए कि जो टेररिज्म है उसमें इंटेलिजेंस इज़ द मेन टूल, मेन इंस्ट्रूमेंट अगेंस्ट टेररिज्म। उसको फाल करना पड़ेगा। और दूसरा ये है कि अगर इंफॉर्मेशन थी, अगर फोर वार्निंग थी,
तो क्यों वो सही टाइम पे नहीं पहुंची, या पहुंची तो उसके ऊपर अमल क्यों नहीं हुआ, इस पे भी इंक्वायरी होनी चाहिए। तो ये तो एक इसका हिस्सा ये है। दूसरा ये है कि अफगान तालिबान जो है उनके जो मुजरमाना फेल हैं, मैं समझता हूँ वो डिटर्मिन्ड है पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने पे, ब्लीड करने में। इसमें कोई शक शुबे की बात। देखिए, पाकिस्तान ने बड़े तहम्मुल का मुजाहरा किया है 4 साल, जब से ये आए हैं 2021 अगस्त से, और हमारा जो टेररिज्म है वो 500 टाइम्स बढ़ गया। उसके बाद आते ही इन्होंने टीटीपी और दाइश के लोगों को जेलों से हजारों की तादाद में रिहा किया, वहां पे उनको प्रमोट किया। वो उनको अपना साथी समझते हैं कि इस जंग के दौरान वो उनके साथ रहे हैं जो अमेरिका और नेटो के खिलाफ जारी रही। ये रियलाइज किए बगैर कि बहुत बड़ा साथी पाकिस्तान भी था, जिसको पाकिस्तान को बड़ा अमेरिका से और बाकी से क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा कि वी आर रनिंग विद हाउंड्स एंड हंटिंग विद हाउंड्स एंड रनिंग विद हेयर। तो इसको हमने बचा के रखा, वरना अफगान तालिबान जो है 1 साल भी अमेरिकन इन्वेजन को सरवाइव ना कर सकते और दे वुड हैव बीन एनाइलेटेड। तो पाकिस्तान ने ये गलती की कि इनको सपोर्ट किया, आज वो आपके ही गले पड़ रहे हैं। अब पाकिस्तान ने इतने साल एफर्ट की, कई डेलीगेशंस गए, जैसे आप जानते हैं, हत्ता कि आपके डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी गए, डिफेंस मिनिस्टर भी गए, डेलीगेशन उलमा के भी गए। उनको समझ नहीं आती, वो तो मानने को तैयार नहीं है डॉक्टर साहब। अब मसला ये है कि इसका सोल्यूशन क्या है? क्या ये स्ट्राइक सी सोल्यूशन है? वही अर्ज कर रहा हूँ। देखिए, मैं बता रहा हूँ कि स्ट्रेटेजी क्या हो रही है अब फिलहाल। अब वो ये कर रहे हैं कि समझ उनको आ रही है, झूठ बोलते हैं या आप हमारे साथ मौकरी करते हैं, शहीद हो जाते हैं यहाँ पे, हम कहते हैं भाई ना करें। उन्होंने कहा आप जाने, आपकी सिक्योरिटी जाने, हमें क्या। तो इस तरह के उनका जो स्पोक्स पर्सन है वो बड़ा रिडिकुलस और इस तरह की मज़ाहिया किस्म के जवाब देता है। अब पाकिस्तान ने डिसाइड किया हुआ है कि जिस दिन ये हमारे यहाँ पे शहादत अफसर की होगी फोर्सेस के, या 4 जवानों की होगी, उस दिन रेट्रिब्यूटिव एक्शन किया जाएगा इनसाइड अफगानिस्तान। सारे एरिया आइडेंटिफाई किए हुए। देखें, जमातुल अहरार का ज्यादा जो प्रेजेंस है वो नंगरहार में है, बॉर्डर के साथ। बाकी एरिया में भी है, खोस्त में है, ये वो। तो पाकिस्तान ने अब ये डिसाइड कर लिया हुआ है कि इनको उसी तरह ट्रीट करना है जिस तरह वो हट तरमी का मुजाहरा कर रहे हैं। तो ये थोड़ा अरसा चलने, उसके बाद निगोशिएट दोबारा करके देख लेंगे, वरना उसके बगैर इनको समझ नहीं आएगी। और तीसरी बात जो आपने कहा कि यहाँ पे तरक्की हो सकती है, स्टेबिलिटी हो सकती है, उनको सूट नहीं करती। उनको यही तरीकाकार सूट करता है, जिस तरह के उनके नजरियात हैं उनको ये तरीकाकार सूट करते हैं। वो अफगान अवाम के ऊपर इम्पोज्ड है, वो अवाम को भी जवाबदेह नहीं है कि अवाम का नुकसान हो जाए, ये वो, दे आर नॉट बॉदर्ड। ठीक है एवीएम साहब, मैं ये बात की है वो हमें ब्लीड कर रहे हैं। मैं चाहूंगा थोड़ा सा शॉर्ट कमेंट दीजिएगा, फिर हम इसी पर्सपेक्टिव में ईरान की तरफ जाएंगे। अब हम ये जो हमारी अप्रोच है अभी भी रिएक्टिव है, यानी कि अगर कुछ होगा तो हम जवाब देंगे। हम प्रोएक्टिव क्यों नहीं हो सकते? और वो तमाम, क्योंकि इंटेलिजेंस की, मेरा नहीं ख्याल कि अफगानिस्तान के मामले में हमारे पास इंटेलिजेंस की कमी होगी। हम प्रोएक्टिव होकर वो तमाम तर वो जो वहाँ की जो ये ब्रीडिंग ग्राउंड्स हैं उनको ख़त्म एक दफ़ा क्यों नहीं कर लेते? क्योंकि हम क्यों वेट करते कि एक अफसर शहीद होगा या हमारे 4 अहलकार शहीद होंगे फिर ही हम जो है वो उनको जवाब देंगे? देखिए, ये यकीनन जहां तक इस बात पे आपका कंसर्न तो वैलिड है, लेकिन इसमें जब एक मुल्क की हुकूमत इस बात पे डिटरमिन्ड हो कि उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ पाकिस्तान के दुश्मन का साथ देना है, जहां से उनको फंडिंग हो रही है, जहां से उनको ट्रेनिंग हो रही है, तो वो आप जितने भी ऑपरेशन कर लें वो मुकम्मल जो है ना इरेडिकेशन नहीं हो सकती। ये एक पहले तो हमें इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। उसकी वजह ये है कि ये काबुल रजीम जो है वो उन्होंने तो इश्तहार लगाए हुए हैं टेररिस्ट ऑन रेंट के। तो आज आपने उनके जो तर्जुमान है उनका बयान आपने सुन लिया, यानी कभी आपने किसी रियासत के तर्जुमान का ऐसा बयान सुना है कि जी हम यहाँ हिट करेंगे, हम खुदकश बम्बार भेजेंगे? तो ये उनका माइंड सेट जाहिर करता है।
और इसको आप अगर लार्जर कॉन्टेक्स्ट में देखें तो ये जब भारत ये कहता है कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ, तो ये उसी की कंटिन्यूशन है सब कन्वेंशनल डोमेन। लेकिन ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान प्रोएक्टिव नहीं है या पाकिस्तान सिर्फ रिएक्ट करता है। पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस गैदरिंग है, इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन की थ्रू ह्यूमन इंटेलिजेंस वैलिडेशन है, वो एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो इनके लिए फेवरेबल हैं, जो आपने पहले भी सवाल किया कि वो कैसे पहुंच जाते हैं। देखिए, ये यहाँ की इंडिजिनस पॉपुलेशन में ये बड़े आसानी से मर्ज कर जाती है। कराची में जैसे एक बहुत बड़ी आबादी जो है वो पश्तो बोलने वाले लोगों की है, उनसे मिलते जुलते उनके फीचर्स हैं। तो ये उसमें आके इनके जो प्लानर होते हैं, जो रिकॉनेसेंस करते हैं टारगेट आइडेंटिफाई होने के बाद, फिर वहां पे अपने जो एसेट्स हैं उनको इकट्ठा करते हैं, तो वो बड़ी आसानी से मर्ज हो जाते हैं उस बैकग्राउंड में। दूसरी बात यह है कि हमारी सोसाइटी में अनफॉर्चुनेटली उस तरह की विजिलेंस नहीं है जिस तरह की विजिलेंस दरकार होती है इस तरह के दुश्मन को जो है आइडेंटिफाई करने में और बर वक्त उनके खिलाफ कार्रवाई करने में। हमारे लोग जो हैं वो बहुत ज्यादा इस चीज को जो है वो ओनरशिप ही नहीं लेते, सॉरी टू से। जब तक हम होल ऑफ द नेशन अप्रोच नहीं होगी, जब तक हमारा वो पुलिस का वो निजाम, ये कोई पुरानी बात नहीं है, आज से चंद दहाइयों पहले पुलिस की इतनी ज्यादा नेटवर्किंग होती थी कि मोहल्ले में आपके घर में कौन आया है, कौन गया है, आपके यहाँ क्या एक्टिविटी होने वाली है, वो हर चीज के ऊपर नजर होती थी। लेकिन अब ये बेहिसी हो गई है और पुलिस की नफरी कम होने की वजह से, इल इक्विप्ड होने की वजह से हमारा वो सिस्टम जो है, क्योंकि हम लोग इसको फाइट कर रहे हैं आर्म फोर्सेस के लेवल पे, हम इसको फाइट कर रहे हैं अपने एफसी या रेंजर्स के साथ, जबकि बुनियादी तौर पे ये मसला जो है इंटरनल सिक्योरिटी ऑर्गन है वो इंटरनल सिक्योरिटी का है। तो जब तक हमारा वो निजाम एम्पावर्ड नहीं होगा, वो उतना एनर्जाइज नहीं होगा, हम हमेशा एक डेफिशिएंसी रहेगी। देखिए, जब इनकाउंटर होता है तो उनके पास ज्यादा सोफिस्टिकेटेड वेपन्स होते हैं, कई दफा उनके पास ज्यादा सोफिस्टिकेटेड सैटेलाइट कम्युनिकेशन होती है, क्योंकि उनके पीछे भारत की पूरी एक रॉ काम कर रही है। दुनिया की बेहतरीन टेक्नोलॉजी और दुनिया का बेहतरीन फंडिंग इन टर्म्स ऑफ वेपन्स वो उनको मुयसर है। तो ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है और मैं समझता हूँ कि हम हमारी मुसल्लह फौज कुर्बानियां दे के जितना बेस्ट पॉसिबल है वो कर रहे हैं, लेकिन जाहिर है हमें मजीद काम करने की जरूरत है। ठीक है। और वो जब तक पूरी मुआशरे की होल ऑफ द नेशन अप्रोच नहीं होगी, ये मैनेज जो है हम इसको फाइट ही करते रहेंगे। ठीक है एजाज साहब, मेरा ख्याल अफगानिस्तान पे तो काफ़ी बात हुई। मैं डॉक्टर शाजिया साहिबा, अगर आप कोई बात इस पर करना चाहें तो ज़रूर कीजिएगा, लेकिन असल मामला ये है कि अब कल दोहा में मुज़ाकरात शुरू होने जा रहे हैं। पहले एक दूसरे पर हमले भी किए, फिर वो हमले रुक भी गए। अब एक साइड से अमेरिका जो है वो इसराइल के साथ मिलके लबनान में एक सीज फायर कराता है, जिसको लबनान के जो जनूबी पंजाब में हिजबुल्ला, जनूबी लबनान में जो हिजबुल्ला है या जो अदरवाइज लोग हैं वो उसको कबूल नहीं करते और प्रोटेस्ट शुरू कर देते हैं। वो वहाँ से जो जिसे कहते हैं ना पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ बना रहे हैं बारगेन के लिए, और इधर से जो है जो ईरान है वो ये समझता है कि हिजबुल्ला को माइनस करके या जो उनकी आपस की कोई सीज फायर है उसको ईरान जो है वो मानता नहीं है। एमओयू में ये बात तय हुई कि हिजबुल्ला जो लबनान और ईरान समेत तमाम महाजों पर जंगबंदी होगी। ये आपको जो एमओयू है ये आगे चलता नजर आ रहा है, और ये जो कुछ ईरान और अमेरिका के दरमियान होगा, क्या ये सस्टेनेबल होगा? क्योंकि इस पर बड़ी डिबेट हो रही है इंटरनेशनली। मुझे एमओयू चलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। हम पिछले प्रोग्राम में, शायद उससे पिछले में ये बात कर रहे थे कि एक स्ट्रेटेजिक पॉज है जी, और
दुआ कर रहे थे कि इतना लंबा हो जाए कि हम कंसोलिडेट कर पाएं, और कंसोलिडेशन से मुराद है एटलीस्ट कुछ जो है हमारे फंक्शनल रिलेशन गल्फ के कंट्रीज के और ईरान के इस तरह के आपस में कुछ मामला तय हो जाएं, स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज का, और जो नुकसान है उसकी भरपाई जो है जिन गल्फ कंट्रीज ने हामी भरी है कि हम देंगे, चाहे आप उसे नाम कोई भी दे लें, तो कोई पैसे देने दिलाने का, तो इतना सा टाइम मिल जाए कि हम थोड़े से कंसोलिडेट कर जाएं, उसके बाद फिर ब्रीदिंग स्पेस के बाद सोचेंगे। यही हर पार्टी को पता था, लेकिन शायद उतना टाइम भी नहीं दिया गया, क्योंकि आप ये देख रहे हैं कि अमेरिकी इस वक्त जो पावर कॉरिडोर है वहां पे पावर की अगली जंग जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। जो जेडी वैंस हैं वो खुद की पोस्चरिंग कर रहे हैं अगले प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए, और मार्को रूबियो अपने लिए कर रहे हैं। जेडी वैंस जो हैं वो आके गुड कॉप बन के कह रहे हैं कि नहीं, एपेक को थोड़ा सा कंट्रोल करना है, हमें चीज़ों को थोड़ा सा रिविजिट करना है, और ये कि इजराइल जो है वो एक मुल्क है जैसे कि बहुत से मुल्क हैं और हमारे बायलैटरल होंगे वगैरह वगैरह। मार्को रूबियो जो है वो पुरानी जो चीज़ है उसको लेके चल रहे हैं। मार्को रूबियो के पूरे का पूरा करियर जो है वो एपेक लॉबी पे है, और जो जेडी वैंस हैं उनके सबसे बड़े जो गॉडफादर हैं वो पीटर टील हैं, वो सिलिकॉन वैली की प्रोडक्ट हैं। तो दोनों जो है वो कान आप इधर से पकड़े उधर से पकड़े, बात एक ही जगह पे आके है। ये नियो कॉलोनियल ही हैं, ये वही ग्लोबलिस्ट हैं। तो पॉइंट मैं ये कहना चाह रही हूँ कि मार्को रूबियो ने फिर एक धुआंधार सा दौरा किया गल्फ का, और अमान जो कि बिल्कुल इस बात पे तैयार था कि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज को कैसे ऑपरेशनलाइज करना है ईरान के साथ मिलकर, उसको प्रेशराइज किया कि जी ईरान की तरफ से नहीं तो आपकी तरफ से हम जहाज गुजरने देते हैं। और वहां से फिर जो है एक जहाज के ऊपर जब ड्रोन का जो है अटैक होता है तो वहां से चीजें आगे बढ़ती हैं। और साथ में आपको इनका जो डिसऑनेस्टी है वो आपको लेबनान में भी नजर आती है। हाँ जी, उसमें सुनने में ये आ रहा था कि पहले मुझे लगा कि ये कोई मजाक है या लतीफा सुना रहे हैं। ट्रंप की अक्सर आदत है चीज़ों को इसी तरह से लेना कि जी मैं सोच रहा हूँ कि अलशरा जो है वो जाके लेबनान में हिजबुल्लाह से लड़ ले। तो आई थॉट वो बहुत खतरनाक वैसे वो चाल थी। अगर अलशरा उस तरह, क्योंकि हिजबुल्लाह की और शाम की अपनी एक हिस्ट्री है, वो भी जो बिल्कुल वही सोच है जिसमें शाम और लबनान को लड़ाने वाला मामला है, वो भी खासा डेंजरस जैसे कह लीजिए कि एक ऑप्शन बनाया था अमेरिकी सदर ने। बिल्कुल। और उसमें वो अलशरा और उल-जुलानी, पता नहीं उसका जो भी आज नाम है, वो कि आप कैसे बोल सकते हैं कि वो वेस्ट की बैकिंग है प्लस वो तुर्की की बैकिंग है उसके पास जी। तो इजराइल को ये कैसे सूट करेगा कि वो जाके वहां पे अपने पड़ोस में दूसरी तरफ से भी जो है वो अलशरा अल-जुलानी को बिठा दे और वो हिजबुल्लाह से लड़ते रहे। और हिजबुल्लाह जो है एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल फोर्स है, जिस तरह वो सड़कों पे निकले हुए हैं उस होक्स किस्म के एग्रीमेंट के लिए जो कि लेबनान की गवर्नमेंट ने और इजराइल ने साइन कर लिए। तो अब ये सारे जो पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स के अंदर आपको एक चीज नजर आती है जो कि हम अल्हम्दुलिल्लाह ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हुए हैं जी। तो थोड़ा सा आपको रीइंफोर्समेंट हो जाती है कि जी अभी तक दिमाग ठीक है, अभी मार्बल शॉट नहीं हुए। वो ये कि ये एक स्ट्रेटेजिक पॉज है, और ट्रंप जो है वो गुडविल जेस्चर पे तो नहीं गए पीछे, वो अपने स्ट्रेटेजिक रिजर्व जो है क्रिटिकल लाइन तक छू रहे थे। बिल्कुल सच है, वो इस वजह से गए थे। जो बैकलॉग था कार्गो का वो उन्होंने निकलवाने की कोशिश की, स्नीक आउट करने की कोशिश की, कुछ निकला कुछ नहीं, लेकिन चाइना ने भी अपने रिजर्व में डिप किया हुआ, इसलिए मार्केट हमें स्टेबल नजर आती है। और ईरानियों का तेल बहुत तैयार था, वो मार्केट में बहुत ज्यादा फेंका गया। तो अब उस पे ट्रंप का दिमाग शायद इतना ही होगा कि उनको लगा कि अगर मार्केट ठीक है, स्टेबल है, तो दोबारा कोशिश करके देख लेते हैं। अब उनको ये नहीं पता कि स्ट्रेटेजिक रिजर्व भरने में काफी टाइम लग जाएगा। अब उनको कोई कान में जाके ये बताएगा, फिर उनको शायद समझ में आएगी। उनको लगा कि ये एमओयू का जो पर्पस था वो ये था कि मैं थोड़ा सा पीछे हटकर दोबारा हमले की तैयारी करूं, क्योंकि मार्केट कोलैप्स होने वाली है, इकोनॉमी नोज डाइव पे है। तो अब वो इकोनॉमी जो है वो तो नहीं उसने होता खाया, लेकिन अब ये इकोनॉमी को पूरा कोलैप्स करने के ऊपर तुले हुए हैं। क्यों? ईरान जो है वो किसी सूरत इससे कंप्रोमाइज नहीं करेगा, उसके लिए एग्जिस्टेंशियली वो है। आप चाहे इमोशनल जितनी उसके साथ बैठ के करें, आपको ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, दुनिया की इकोनॉमी, उन्होंने जिंदा रहना है। और अब ये आगे, लेकिन डॉक्टर साहब हमने ये भी तो देखा कि इसका मिलिट्री सोल्यूशन भी तो अमेरिका के पास नहीं था। अगर होता तो वो जो वेनेजुएला में कर सकते थे वो कर गए, अफगानिस्तान में जो कर सकते थे कर गए। अगर अमेरिका मिलिटरली इसका कोई सोल्यूशन ढूंढ के अगर ये कुछ कर सकता होता, अगर वो तबाह कर सकता होता, तो वो ईरान को तबाह कर चुका होता। वो मेरे आपके कहने या किसी के कहने में ना आता।
क्या दोबारा ऐसा क्या होगा कि वो करना है? देखिए नौशाद साहब, अभी भी ये इनको सीरिया को जो नतीजा निकालना था, इनको 20 साल लग गए। मसला सिर्फ ये है कि ईरान जैसा रिसोर्स रिच कंट्री स्विफ्ट सिस्टम के अंडर आए, बैंकर क्लास उसके जो है उसके बिहाफ पे नए बॉन्ड्स इशू करें, अपने कर्जे जो है वो रिन्यू करें, अपना साइकिल चलाएं। ये सारी वही गेमें हैं जो कुछ समझ में आती हैं, कुछ नहीं आती। लेकिन आपको ईरान जो है वो डिसफंक्शनल चाहिए, उसके रिसोर्सेज चाहिए, उसका पूरा सिस्टम। आप इराक को देख लें, पैसे पहले अमेरिकन बैंक में जाते हैं, फिर वो इराकियों के पास आते हैं, जैसे कोई सदका खैरात मिल रहा होता है। तो कंट्रोल उसको जो है वो वेस्ट ही कर रहा है उनके सारे रिसोर्सेज। तो इन्होंने वापस अब भी आना है, अगर किसी का ये ख्याल है। मसला सिर्फ ये है कि जनरल कासिम सुलेमानी का विजन ऐसा था कि उनको पता था कि खुद को कैसे हमने इंसुलेट करना है, और अपने जो हमारी जो डिटरेंस है, और हमें खुदा ने जोग्राफिये में ऐसे पहाड़ दे दिए हैं, तो उन पहाड़ों के अंदर इतना डीप ले जाएं कि जहां पे ये हमारा कुछ कर ना सके। और यही इनकी सबसे बड़ी शिकस्त है कि ये बंकर बस्टर से भी कुछ नहीं कर सके। अब ये न्यूक्लियर हो सकते हैं, और सुनने में ये आया है, मैं कल एक न्यूक्लियर एक्सपर्ट्स को सुन रही थी, वो कह रहे थे जी वो ग्रेनाइट के पहाड़ हैं, न्यूक्लियर भी उनका कुछ नहीं कर सकता। सबको जो है वो न्यूक्लियर भी अगर हो गए तो इंसानी जानों का नुकसान करेंगे। अब इनको ये समझ में नहीं आ रहा कि जिंदगी में तरक्की करना, आगे बढ़ना, ये कौमों का हक है, ये इंडिविजुअल्स का भी है। लेकिन ये सब कुछ जो है बड़े बड़े ख्वाब देखने चाहिए, अपने खर्चे पे देखने चाहिए। ये कब तक जो है अपनी कलोनियल मेंटेलिटी को डिफरेंट रंग पहनाकर हमारे सरों पे बैठे रहेंगे और हम लाशें उठाते रहेंगे? आखिर इनको अगर तरक्की याफ्ता बनना है, ये वेस्ट का जनाब ये हम जंगल हैं और ये बाग हैं, तो ये बाग इन्होंने हरियाली में रखना है, तो थोड़े से हाथ पैर भी हिला के रख लें, या इन्होंने सारी जिंदगी जो है वो प्लॉन्डरिंग, पिल्जिंग और रेपिंग ही करनी है? मतलब इसके अलावा इनके पास कोई सोल्यूशन नहीं है। अपने खर्चे पे ये जीना सीख लें। वो ये नहीं सीखेंगे, ये यही करते रहेंगे। हमें ही कुछ ना कुछ करना है, और उसमें मेरे लिए खुशी की बात ये है कि हम कुछ ना कुछ कर रहे हैं। लेकिन हमने जब भी कुछ ना कुछ करने की कोशिश की है तो हमारे ऊपर भी मुसीबतों के अंबार टूट पड़े हैं। लास्ट टाइम हमें याद है कि जब हमने कुछ करने की कोशिश की थी इंटरनेशनल स्फेयर पे, वो भुट्टो ने की थी, और रेस्ट जो है वो हिस्ट्री हमें पता है, सुनने को मिल जाती है। मैं तो खुद दुआ करती हूँ कि हमारी ये सिविल मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट चलती रहे, अल्लाह खुदा इनको जिंदगी ठीक है। मैं डॉक्टर साहब इसके इसी बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे, चलते रहे, वरना ठीक है, इसी को बढ़ाते हैं। अब फारूकी साहब, ये वाला फलसफा है जो वेस्ट का है, इसमें तो कोई शक नहीं कि ये प्लंडरिंग और हेजमोनिक डिज़ाइंस तो रहते हैं उनके, वो कब्जा तो उन्होंने करना है। ये बात सबको मालूम थी कि ईरानी तेल जो है वो एक वन ऑफ द फैक्टर्स तो था ही था, और डिसमेंटल करके या एक वेसल स्टेट बनाने वाला जो कॉन्सेप्ट है, जिसने इराक को बना लिया है, शाम को बना लिया है, ईरान तो अब उसको तैयार नहीं, और ईरान के पीछे चीन और रूस भी मौजूद है। इस सिनारियो के अंदर अमेरिका स्ट्रेटेजिक पॉज ले भी ले तो ऐसा क्या कर लेगा कि वो जो है वो फिर जो है वो इसको वेसल स्टेट बनाने की पोजीशन में, आज नहीं, साल बाद नहीं, 2 साल बाद नहीं, आपको लगता है वो फिर जो है ईरान को उस तरह से झुका सकता है जिस तरह झुकाना चाहता है? देखिए डॉक्टर साहब, जो बात कर रही है ना, मैं समझता हूँ कि ये जो पाज अभी आया है ये बदनीयती पर मबनी है, और ये इलेक्शन का इंतजार है। मिड टर्म इलेक्शन वहाँ पे अमेरिका में हो जाएंगे और इसराइल के इलेक्शन हो जाएं, तो उसके बाद ये फिर एग्रेसिवली इधर का रुख करेंगे। बाकी रही बात दूसरी, वो लगता है ऐसे कि नेतन्याहू की तो बली बहरहाल उन्होंने चढ़ा दी अमेरिका में, मतलब उन्होंने कहा कि आप जीते ना जीते। मसला देखिए, मसला ये नहीं, नेतन्याहू इशू नहीं है। जब नेतन्याहू नहीं था तो 67 में कौन था? कोई और था। 73 में कोई और था। तो इसराइल में तो जो प्राइम मिनिस्टर भी आएगा, जिन पार्टियों को रिप्रेजेंट करेगा, उसी की कंटिन्यूटी होगी। इसलिए नेतन्याहू का सिर्फ इशू नहीं है। इस बाकी जो रहा है ना अमेरिका का मामला, अमेरिका तो ट्रंप ने कई गलतियां भी की हैं, सारा कुछ किया है। मसला सिर्फ इस वक्त ये है कि ईरान जो है वो किस तरह से सारी सूरत हाल से बाहर निकलता है। आप देखिए, जैसे आपने कहा कि लेबनान का मुआहदा हो गया इसराइल के साथ, अच्छा अब वो मशरूत किस्म का मुआहदा है कि आप हिजबुल्लाह को करें गैर मुसल्लह, हिजबुल्लाह को गैर मुसल्लह करेंगे तो इसराइल अपनी फौजें वापस बुलाएगा। ये सिर्फ ईरान का, लेकिन सर वो शेडी भी है, क्योंकि जिस हुकूमत से वो कर रहे हैं मुआहदा, उसकी कोई से नहीं है जनूबी लेबनान के अंदर, हिजबुल्लाह के इलाकों में। इसका दूसरा पहलू भी है। इराक में कौन सी हुकूमत है? अब इराक की हुकूमत ने ईरान को अल्टीमेटम, ईरानी जो तंजीमें हैं, प्रॉक्सीज हैं, उनको अल्टीमेटम दिया कि 3 माह के अंदर अंदर आप जो है ना वो सरेंडर करें। आज ही उन्होंने उनको ऑर्डर दिया। कल सुने ना, कल दौरा किया था ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने, हाँ जी, बगदाद का। आज उन्होंने ये ऑर्डर कर दिया। इसका मतलब फिर ये है कि सीरिया हो,
लेबनान हो या शाम अपना इराक इराक। हो, यहाँ से वो लोग जो कि आपके मेरे किसी मुल्क के इशारे पर, खा वो ईरान के इशारे पर वो काम करे, जब तक वो लोग वहाँ पे रहेंगे इन मुल्कों में सुकून भी नहीं आएगा। ये सुकून जो अगर लाना है। फारूक साहब, एक और बड़ी दिलचस्प बात है, अमरीकी सदर कहता है कि हमने कुर्दों को असलहा दिया, हमने कुर्दों को कहा, उन्होंने हमें डिलीवर नहीं किया। सही। वो कर सकते हैं, कोई और अपने सर्वाइवल की जंग के लिए किसी। देखिए मैं फिर ये कहूँ, देखिए आप क्या अमेरिका की इस पॉलिसी को पसंद करते हैं? नहीं पसंद अगर नापसंद करते हैं तो वो उस रीजन के जो बाकी कंट्रीज हैं अपने ही रीजन के एक मुल्क की पॉलिसी को पसंद नहीं करेंगे। सो ईरान का मसला ये है कि उसके अभी अपने किसी हमसाया मुल्क के साथ ताल्लुकात जो हैं नॉर्मल नहीं है। बेहतर की बात नहीं मैं कर रहा, नॉर्मल भी नहीं है। सो ये चीज़ें ईरान ने खुद से करनी है। बाकी जहाँ तक बात है कि क्या फौजी एतबार से अमेरिका कर सकता है, नहीं, उनके तमाम अंदाजे गलत हो गए और उनके गले को ईरान ने पकड़ लिया है। अब इसमें दो चीज़ें हैं ना, या तो आप खित्ते को मुसलसल एक ऐसी सूरत हाल में रखें जहाँ पे तबाही और बर्बादी हो। ये जो रूबियो वाली और उसकी जो वो भी नहीं अब रख सकते। अपनाए हुर्मुज़ जो है वो अब वेस्ट का, अब जिस शरक की बात कर रहे हैं एक्चुअली वो बन चुकी है, क्योंकि वो भी अब वेस्ट रखने की पोजीशन में नहीं। देखिए वो सिर्फ वेस्ट की नहीं है, फिर गलती हम यहाँ पे करते हैं ना, वो पूरे मिडिल ईस्ट की है। हाँ ठीक है, वो सारे अरब मुल्क, सारे अरब मुल्क जो हैं आपकी भाई मुस्लिम उम्मा का हिस्सा हैं। आप कहाँ उनको छोड़ के जाएंगे? आप कहाँ सारे सऊदी अरब से, बहरीन से, कतर से उनसे ताल्लुकात आप समेट लेंगे? आपको कहीं स्टैंड लेना पड़ेगा ना। जहाँ जब आप बात जाके करेंगे तो फिर क्या कहेंगे? आज बहरीन को जो ईरान ने वार्निंग दी है उसका है कि भाई आप अपनी हैसियत में रहो वरना हम आपको सबक सिखा देंगे। कल को बहरीन पे कोई मामला होता है, क्या सऊदी अरब उसकी मदद को नहीं आएगा? आप कहाँ खड़े होंगे? मसला फिर इसका यही है कि आप अमेरिका से डायलॉग तो कर रहे हैं, आप एक रीजनल डायलॉग भी करें। इस सारे कन्फ्लिक्ट से अगर निकलना है तो ये करना पड़ेगा। बाकी जो लोग वहाँ पे अमेरिका में जो पावर कॉरिडोर में बैठे हैं उनकी तो अपनी एक फ्यूचर की भी एक प्लानिंग है। उस प्लानिंग में जिस तरह के लोग वहाँ पे सामने आएंगे वो को बहुत दानिशमंद अक्लमंद क़यादत तो हमें कोई नज़र नहीं आती। मैं तो बल्कि जॉन बोल्टन का इंटरव्यू सुन रहा था, उसने कहा कि ये जो मुज़ाकरात ईरान के साथ हुए हैं उनमें कोई एक्सपर्ट नहीं है। जो सिक्योरिटी एडवाइज़र रहा है दो हुकूमतों का, उसने कहा कोई इनमें से एक्सपर्ट नहीं है, कोई माहिर नहीं है, ना न्यूक्लियर इश्यूज़ में, ना मिसाइल में, और ना ही इनकी कोई ऐसी पुरानी कोई ऐसा तजर्बा था। सो जो पूरी टीम है उसकी सदर ट्रम्प की जो है वो अमरीकियों के मुताबिक, हम नहीं कह रहे, वो अमरीकियों के मुताबिक फेल हुई है। उनकी जो जंग की पॉलिसी थी वो भी नाकाम हुई और उसके बाद जो उनकी मुज़ाकरात की पॉलिसी है वो भी हमें नाकाम होती नज़र आई है। अब सारा इसका अगर जब मुज़ाकरात नाकाम होते हैं तो अमेरिका जैसा मुल्क क्या करता है? अमेरिका जैसा मुल्क फिर एग्रेशन पे ज़्यादा उतरता है, वो ज़्यादा ऐसे स्टेप उठाता है जिससे पूरा इलाका तबाही का शिकार हो। अब इस तबाही को बचाने के लिए एक टाइम ऐसा आएगा जिसमें चाइना को और रशिया को ज़्यादा मुदाखलत करनी पड़ेगी। ये पाकिस्तान के कहने पे या रीजनल कंट्रीज़ जो इनके कहने पे मामलात ऐसे संभले नहीं हैं, इसमें इन मुल्कों को भी मुदाखलत करनी पड़ेगी, तभी ये सूरत हाल बेहतर होगी। ठीक है मनाज़ जी, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो हम बात करेंगे उस R4 की। ये जब क्योंकि फारूकी साहब कहते हैं कि रीजनल डायलॉग ज़रूरी है और रीजनल डायलॉग के साथ साथ जो रूस और चीन का किरदार हो सकता है या डेवलप हो सकता है वो क्या होगा, उस पर बात करते हैं, लेकिन पहले लेते हैं एक ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी उस रीजनल डायलॉग की जो ज़रूरी है पैरेलल टू जो कुछ भी अमेरिका और ईरान के दरमियान हो रहा है। और फारूकी साहब का ख्याल ये है कि जब तक चीन और रूस जो है इस मामले में अपनी जिसे कह लें इन्वॉल्वमेंट नहीं बढ़ाएंगे तब तक ये मामला। मैं पहले सबसे पहले डॉक्टर साहबा को मैं थोड़ा डॉक्टर नवीद साहब मैं पहले डॉक्टर साहबा से बात कर लूँ। डॉक्टर साहबा, ये हम R4 की बात करते हैं, ठीक है, कुछ और ममालिक शामिल होने चाहते हैं, वो भी बात दुरुस्त है, सिक्योरिटी फ्रेमवर्क अपनी जगह पे है, लेकिन जब चीन जो है वो बिलीव नहीं करता इस बात के ऊपर कि वो कोई हेजमोनिक डिज़ाइन रखे या वो मुदाखलत करे, रूस पहले से एंगेज है यूक्रेन के अंदर और अभी तक वो मामला जो है उसके कंट्रोल में नहीं, ऐसी सूरत में ये जो रीजनल डायलॉग जिसकी बात फारूकी साहब कर रहे हैं, अगर ये हम नहीं कर पाते तो फिर क्या सिचुएशन होगी? क्योंकि अगर ये स्ट्रेटेजिक पॉज है और इस स्ट्रेटेजिक पॉज के बाद अमेरिका दोबारा हमलावर होता है या इसराइल दोबारा हमलावर होता है, वेस्ट भी अगर साथ मिल जाता है, तो ये जो सिचुएशन होगी ये तो कंट्रोल से बाहर हो जाएगी। क्योंकि ईरान के पास अगर शारक अपनाए हुर्मुज़ की शक्ल में है तो वो तो उसने बंद करने को, अपने सर्वाइवल के लिए वो कुछ भी करने को तैयार होगा। अब उस सूरत में मशरिक़ वस्ता क्या करेगा और वेस्ट क्या करेगा और दुनिया की सिचुएशन क्या बन जाएगी? देखिए, ये जो स्ट्रेटेजिक पॉज है इसमें और जिस डायलॉग का आप जिक्र कर रहे हैं, ये इसकी बैकिंग पे चाइना का जो फ्यूचर का विजन है, जो उनका मल्टीपोलैरिटी है जिसे, और रशिया जिसे मल्टी नूडल
फ्रेमवर्क कहते हैं। ये जो मल्टीपोलैरिटी और मल्टी नोडल फ्रेमवर्क है, जो दोनों डिफरेंट तरीके से इसको दिखाते हैं और बताते हैं, यही वो चीज़ें हैं जो आगे लेके चलेंगी और इन्हीं के ऊपर बात हो रही है। अब इन पे बात क्या हो रही है कि ये इस रीजन के ममालिक जो हैं वो क्या करें, क्या एक दूसरे के साथ जो है अपनी इंपीरियल राइवलरी से लेकर लिंग्विस्टिक प्रॉब्लम्स तक और पता नहीं किस किस किस्म के, क्योंकि हज़ारों सालों से हम इकट्ठे हैं, हमारी दोस्तियों और दुश्मनियों की फहरिस्त बहुत लंबी है पूरे रीजन की। तो क्या करें फिर? तो चाइना के का ख्याल है कि हमें फंक्शनल रिलेशन में रहना चाहिए और विन विन कॉपरेशन करनी चाहिए। विन विन कॉपरेशन तो इकोनॉमी से हो सकती है और किस चीज से हो सकती है। साथ में सिक्योरिटी इंडिविजिबल कर लेते हैं, जो नहीं अपने आप को बचा सकते उनको कोई सिक्योरिटी अम्ब्रेला देते हैं, माइनस चाइना जो कि सामने नहीं आएगा, उनकी नॉन इंटरवेंशनिस्ट पॉलिसी है, लेकिन पीछे वो बहरहाल मौजूद है। अगर ईरान हमें आज अपने पैरों पे खड़ा हुआ नजर आता है और बाज ईरानी आपको ये हुब्रस दिखाते हुए भी नजर आते हैं, उनको इसको भी कंट्रोल करना चाहिए कि शायद वो अकेले ही हैं और उन्होंने अकेले ही मैदान मार दिया है। बहुत ज्यादा चाइना का हाथ है। अगर वो डिटेल मंजर आम पे आ जाएं कि काइनेटिकली कहाँ कहाँ चाइना और रशिया इन्वॉल्व रहे हैं और इवन पाकिस्तान जो है इनको सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस की अम्ब्रेला फ्राहम करने में कितना जो है वो इन्वॉल्व है, तो बात बहुत आगे तक जाएगी। लेकिन हम अगेन ये पूरा रीजन या तो इकट्ठे हारेगा या इकट्ठा जीतेगा, हमारी ये डॉक्ट्राइन है। बहुत मशहूर से प्रोफेसर हैं ईरान के, तो जब उनसे पूछा गया, हर टीवी हर आपको आउटलेट पे पैरेलल पे बैठे हुए दिखाई देंगे, तो चूंकि मेरा सिमियोटिक और मीडिया जो है वो सब्जेक्ट है, तो चीजें कैसे बोली जाती हैं, जेस्चर कैसे होते हैं, उन पे मेरा ध्यान जरा ज्यादा चला जाता है, बाय डिफॉल्ट चला जाता है। तो उसमें वो उनसे पूछा गया जी पाकिस्तान के विजिट के बारे में आपकी राय, तो उन्होंने कहा कि हाँ ये बायलैटरली था और हम ये देख रहे हैं एंड वी आर थिंकिंग अबाउट अ लैंड रूट टू इंडिया एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो अभी भी अगर आपके दिमाग में इंडिया है और लैंड रूट टू इंडिया भी है और हमारे साथ आप बायलैटरल हैं, तो मेरा पॉइंट ये है कि हम इकट्ठे हारेंगे या इकट्ठे जीतेंगे। और यही जो है फारूकी साहब जो जिस बात की तरफ इशारा कर रहे थे कि आखिर वो गिद्दड़ सिंगी होने वाली क्या है, वो ये है कि सब जो है वो अपनी अपनी जगह पे समझ जाएं कि हमें एक दूसरे के साथ लड़के भिड़ के कोई फायदा नहीं मिलने वाला है। जो प्रॉब्लम हमारे बायलैटरल हल हो सकते हैं वो बायलैटरल करते हैं, जो ट्रायलैटरल हैं उनको ट्रायलैटरल करते हैं। बाकी किसी में अगर किसी की मफाहमत की जरूरत है, किसी को बीच में इन्वॉल्व करने की जरूरत है तो बीच में इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन विन विन कोऑपरेशन पे और इंडिविजिबल सिक्योरिटी पे काम करते हैं। और आहिस्ता आहिस्ता अमेरिका जो है यहाँ पे या तो इरेलीवेंट हो जाएगा या फिर रिकैलिब्रेट करेगा या एसिमिलेट कर जाएगा इसी सिस्टम के अंदर। बहुत पेचीदा सिस्टम है, समझ में आने वाला नहीं है। अगर आप बहुत एक्सटेंसिवली फॉलो करें तो भी आपको दिखाई नहीं देता। कभी कभी आप झंझला जाते हैं कि चाइना कहाँ है, गजा के जेनोसाइड में कहाँ है, वगैरह वगैरह। तो उसमें उनका कहना यह है कि जब आपका दुश्मन गलतियां कर रहा हो तो उसको करने दें। वहां पे वो आपको पॉलिटिक रियाल खेलना शुरू कर देते हैं कि वो उसमें कोई एम्पैथी नहीं है, कोई सिंपैथी नहीं है। वो आपको कभी नहीं कह रहे हैं कि आप पे कुछ ऐसा वैसा हो जाएगा तो हम दौड़ते हुए आ जाएंगे, नहीं करेंगे, उनकी हिस्ट्री में नहीं है। तो अगर उनकी हिस्ट्री में इंटरवीन करना नहीं है तो फिर उनको इंटरवीन करने के दरवाजे खोलने पड़ेंगे जिसपे वो काम कर रहे हैं, जिसपे उन्होंने बेसिस बनाने की बजाय बेल्ट एंड रोड पे अपने लॉजिस्टिक हब बनाए हैं। अब पता नहीं वहां पे एक यूनिट जितने फौजी रखे हैं या नहीं रखे सिक्योरिटी के लिए, सुनने में तो आया है कि वहां पे मिलिट्री प्रेजेंस है, बट दे आर लॉजिस्टिक हब्स, वो बेसिस नहीं है। तो बात कहाँ जाती है, किस तरफ जाती है, हमें ये नहीं पता। हमें सिर्फ ये पता है कि हम ग्लोबल साउथ के लोग थक गए हैं और हमें चेंज चाहिए। और वो चेंज हमें कैसे मिल सकती है? एक एक्सपेरिमेंट करके मिल सकती है। एक एक्सपेरिमेंट हमने दूसरी जंग अजीम के बाद किया जो कि हमारे लिए तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा। अब एक एक्सपेरिमेंट और करके देखते हैं जिसके अंदर हिस्टोरिकल रेलेवेंस भी है, जिसमें हम खुद शामिल भी हैं, जिसकी सारी बातें कानों को भी भली लग रही हैं। सारे तार जो हैं वो अपनी जगह पे भी हैं, सारे नोट्स भी ठीक हैं, ट्यूनिंग भी ठीक है। अब वो होना कैसे है? उसमें कोई एक कंट्री जो है वो बीच में से कहे, जैसे इंडिया उसके अंदर एक बहुत बड़ा स्पॉइलर है, जैसे अफगानिस्तान जो है उसके अंदर एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इनका क्या किया जाएगा? इंडिया जो कि ब्रिक्स में होके कहता है कि यूरोप को मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए, सॉरी ब्रॉडर वेस्ट को, कि मैं ब्रिक्स में हूं भी और डी-डॉलराइजेशन नहीं होने दे रहा हूं। तो ये सारे हमारे प्रॉब्लम्स हैं। इसमें अगर कोई आपको ये चूरन बेच रहा है कि यहाँ पे एक जगह पे बैठकर एक फ्रेमवर्क जी तैयार हो रहा है, नहीं, ये फ्रेमवर्क है
जिसके पीछे थॉट प्रोसेस है रशिया और चाइना के विजन का। तो ऑफ कोर्स फिर उनका स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस तो रहेगा, और जो कुछ भी अभी भी हो रहा है उनकी ब्लेसिंग से हो रहा है, उनकी परमिशन से, उनकी मीडिएशन से हो रहा है। वो फ्रंट पे आए या ना आए, जहां उनकी जरूरत पड़ती है वो असलाह भी दे रहे हैं, वो मशावरत भी दे रहे हैं, वो अपनी टेक्नोलॉजीज भी दे रहे हैं, ठीक, और वो चाह रहे हैं कि यहाँ से अमेरिका चला जाए, लेकिन इस तरह से नहीं ठीक। कि यहाँ पे जो है वो तीसरी जंग अजीम शुरू कर ली जाए। ठीक। तो बात जो है वो अब, लेकिन अमेरिका बहुत ओपन है अपने एक्शंस में, वो बहुत वोकल हैं, वो बहुत उनके ठीक। अमेरिका, मैं डॉक्टर नवीद साहब, ये जो बात डॉक्टर साहिबा ने की है, इसके अंदर एक बड़ी इंपॉर्टेंट, वो ठीक है, एक सिक्योरिटी है, एक मईशत है। मईशत की बात, मुझे तो अगर सिक्योरिटी होगी तो मईशत डेवलप हो सकेगी, इसीलिए शायद फोकस पहला जो है वो सिक्योरिटी होगा। आपको क्या लगता है कि अमेरिका और इसराइल और वो ताकतें जो चीन और रूस की एंटी हैं, वो ये जो हम एक्सपेरिमेंट जिसको करना चाह रहे हैं दूसरी जंग अजीम के बाद, क्या वो हमें करने देंगे, या भारत और अफगानिस्तान समेत जितने भी स्पॉइलर हैं, कुछ अरब ममालिक भी हैं एक दो, वो जो है इसकी राह में रुकावट नहीं बन जाएंगे? देखिए, इस वक्त सिचुएशन तो फ्लूइड है, तो हम काफ़ी हद तक एनालिसिस कर सकते हैं, जैसे डॉक्टर शाजियान ने और खालिद फारूकी साहब ने किया है, बड़ा एलैबोरेट एनालिसिस किया है। कुछ हम क्रिस्टल बॉल गेजिंग कर रहे हैं कि क्या हो सकता है इन द फ्यूचर, लेकिन एक चीज़ तो बड़ी क्लियर नज़र आ रही है, बाकी चीज़ें सारी डिस्कस हो गई हैं, कि आप देखें कि जो स्ट्रेटजी थी, अमेरिकन स्ट्रेटजी, सिक्योरिटी स्ट्रेटजी, किसी पे हमला भी करना है तो लॉन्ग डिस्टेंस फोरेस मिसाइल यूज किया या स्टेल्थ बॉम्बर्स यूज किए, ताकि जवाबी तौर पे हमारे पास कोई नहीं पहुंच सकेगा। लेकिन ईरान ने जो नई गेम खेली कि उनकी बेसिस पे हमला करना शुरू कर दिया गल्फ स्टेट ने, तो उनकी जो स्ट्रेंथ थी, बेसिस अराउंड द वर्ल्ड उन्होंने खड़ी की हुई थी, दे आर बिकमिंग अ लायबिलिटी। तो ये इट्स गोइंग टू बी अ मैसिव चेंज इन द, उनको पीछे दे विल हैव टू स्टेप बैक एंड गो टू द ड्राइंग बोर्ड अगेन, देखने के लिए कि अब हम क्या करें। ये जो हमने इतने मेहनत से बनाए थे बेसिस, उन्हीं पे वो हमला करना शुरू कर दें, और आगे से जवाब देने की पोजीशन में ना हो वो ममालिक। उनके पास पैसा भी है, उन्होंने वेपन्स भी लिए हुए हैं, लेकिन उन्हें मालूम है कि हमने थोड़ा सा भी इस्तेमाल किया तो हमारा बहुत बड़ा नुकसान होगा। तो ये जो चेंज अभी आनी है, ये देखने वाली होगी कि ये क्या चेंज आएगी, क्या स्ट्रेटजी में अमेरिकन जो उनकी एग्रेसिव सिक्योरिटी स्ट्रेटजी है उसमें क्या चेंज आएगी। और जहाँ तक बात रशिया और चाइना की है, देखिए चाइना बड़ा क्लियर है अपने बारे में। 25 साल पहले उन्होंने कहा था कि फॉर गुड 50 years वी आर नॉट गोइंग टू इंडल्ज एनी वॉर, और 50 साल बाद फिर कोई और इस काबिल नहीं होगा कि हमारे से वो वॉर कर सके, जो इकोनॉमिक और मिलिट्री स्ट्रेंथ है। तो मेरा ख्याल है वो अभी भी इस पे कायम है, और पाकिस्तान को भी हमेशा वो मशवरा देते रहे हैं कि आप अपने जो फ्यूड है इंडिया के साथ उसको फ्रीज करें, अपनी इकोनॉमिक वेलबींग का सोचें। जब आप वो स्ट्रेंथन हो जाएंगे, स्टेबिलिटी आ जाएगी, तो आप फेस करने की पोजीशन में होंगे, तब आप देख लीजिएगा। एवीएम एजाज साहब, ये जो बात है अपने आप को स्ट्रेंथन करने की, और पाकिस्तान की जो इस वक्त मिलिट्री स्ट्रेटजी भी हमारे सामने है वो नजर आ रही है। पाकिस्तान लग ऐसे ही रहा है कि ऑलमोस्ट चीन के फुटस्टेप्स जो है फॉलो कर रहा है, कोशिश कर रहा है उनको फॉलो करने की। लेकिन हमारे यहाँ भी स्पॉइलर ये भारत की सूरत में, अफगानिस्तान की सूरत में, दो साइडों से तो हमारे पास मौजूद हैं। इसको कैसे टैकल किया जाएगा, और खासतौर पर ये जो ब्लीड करने वाला मामला है, ये अगर साथ साथ चलता रहेगा, कितना अर्सा सर्वाइव करेगा? इसके बगैर तो हमारी इकोनॉमी दुरुस्त नहीं हो सकती। जब तक सिक्योरिटी इंश्योर नहीं होगी, इकोनॉमी दुरुस्त हो नहीं सकती। तो सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए हम क्या स्टेप ले सकते हैं? क्या बातचीत रास्ता है, या जैसे कह लें बहुत ऑफेंसिव, जिस तरह अमेरिका ऑफेंसिव स्ट्रेटजी के साथ चलता है, वो ज्यादा बेहतर स्ट्रेटजी है? देखिए, मैं इससे पहले कि आपके सवाल का जवाब दूं, अगर मुझे इजाजत दें, तो जो पहले पॉइंट डिस्कस हो रहा है, सब साथियों ने बड़ा डिटेल में सारे पहलू देख लिए। मैं एक और चीज हाईलाइट करना चाहूंगा। फ्यूचर डिस्कोर्स क्या होगा इस रीजन में, और पीस का फ्यूचर क्या होगा, वो उसमें एक चीज को हम नजरअंदाज कर गए, वो ये है कि ईरान कैसे बिहेव करेगा। ईरान क्या इस जंग के बाद जो नोशन ऑफ विक्ट्री लेके ईरान आगे चल रहा है, कहीं वो ईरान में वो एक फॉल्स सेंस ऑफ अचीवमेंट और वो चीज इंड्यूस तो नहीं कर देगा, जहां पे
वो ये समझे कि वो अब इस एरिया में राइटफुली एक बुली बन जाएगा और छोटे ममालिक को, खलीजी ममालिक को वो जो है कंट्रोल करेगा और वो नैरेटिव, जैसे अभी बहरैन को, ये जो अभी बात की थी फारूकी साहब, जैसे बहरैन को अभी थ्रेट किया उसने जी, तो वो क्या, वो ईरान कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि ईरान में हार्ड लाइनर्स जो हैं अपनी इस विक्ट्री को इतना ओवरवेलमिंगली वो सेल करेंगे अपने डिसीजन मेकर्स को कि वो उसमें से वो जो बेटर सेंस इस वक्त हमें नजर आ रही है, जिसमें हम फ्लेक्सिबिलिटी दिखा रहे हैं, हम अपने आप को मेन स्ट्रीम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो जो इकोनॉमिक रिवाइवल और मेन स्ट्रीमिंग वर्सेस बीइंग अ सुपर मिनी सुपर पावर इन द रीजन अगेंस्ट हेल्पलेस और जो बिल्कुल एक डिन्यूडेड किस्म के, आपको नहीं लगता कि जो चीन है, चीन जो है उसका जो लेसन है वो लर्न किया जा रहा है, ईरान के साथ भी वो बहुत क्लोज है, आपको नहीं लगता कि जो चाइना है वो ईरान को उस फॉल्स पावर की जो एक जैसे कह लें कि एक ख्याली दुनिया है उसमें नहीं जाने देगा, उसको रियलिस्टिक उसके अप्रोच के साथ आगे बढ़ने में मदद देगा? जी, इसमें मैं कम से कम समझता हूं, देखिए पास में भी एक सिल्वर लाइनिंग थी कि सऊदी अरेबिया को और ईरान के दरमियान जो है कुर्बतें करने में चीन ने बड़ा रोल प्ले किया जी, क्योंकि बाकी तमाम ममालिक जो हैं वो शायद मैनेजेबल हैं, क्यों, लेकिन जो सबसे बड़ा जो डॉक्टर साहब फरमा रही थी, देखिए सऊदी अरेबिया के साथ उनके सिविलाइजेशनल, उनके आइडियोलॉजिकल, उनके हर तरह के इख्तलाफात हैं और वो डीप रूटेड हैं। अगर आज हम ये वी विल बी वेरी नाइव टू से कि जी आज चूंकि एक अमेरिकन थ्रेट आई एक, तो उसकी वजह से वो आपस में सारे शीरो शिकर हो जाएंगे, चक्कर हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। वो अभी भी पोस्ट वॉर जैसे जैसे ये चीज़ें अनफोल्ड होंगी और चीज़ें शेप लेना शुरू करेंगी इन रिजल्ट ऑफ ये MOU और जो उसके बाद एक्शन प्लान जो एक्सपर्ट लेवल पे अभी बनना है, उसके बाद वो चीज़ों को मजीद फाइन ट्यून करते रहेंगे और उस सारे प्रोसेस में चाइना का एक रोल है, वो सामने आए या ना आए। पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि अगर ये आपस में रिकंसिलिएशन नहीं होती तो पाकिस्तान इतने डाइवर्सिफाइड जो इंटरेस्ट वाले दोस्त ममालिक हैं उसमें पाकिस्तान कहाँ खड़ा होगा? ठीक है, तो ये हमारे लिए भी चैलेंजिंग टाइम है और यकीनन वो जो ये तो अब हम तो जरा डिस्कशन उसी बेस पे कर रहे हैं ना, अभी तो जो क्या होगा क्योंकि बहुत सी चीज़ें इफ्स एंड बट्स के साथ जुड़ी हुई है, लेकिन बट स्टिल फारूकी साहब आपका जो पर्सपेक्टिव था उसमें चीन यकीनन गाइडिंग फोर्स तो रहेगी ना, और अगर रीजनल ये जो डायलॉग है खासतौर पर सिक्योरिटी को अगर पहले चुना गया है तो इसका मकसद तो एक्चुअली मईशत की बहाली है, जो डॉक्टर वीज़ से भी कहा, डॉक्टर साहबा ने भी कहा कि एक्चुअल पर्सपेक्टिव वो जो माशी इस्तेहकाम हासिल करने का और शराकतदारी से इस्तेहकाम हासिल करने का, आपको नहीं लगता कि ये तमाम ममालिक को ये रियलाइजेशन हो पाएगी और वो समझ पाएंगे बशमूल ईरान? देखिए मसला ये है कि चीन के तनाजुर में अगर हम देखें तो कोई चीन जैसी मईशत जो है, और मईशत किसी की भी जब इकॉनमी का मसला आता है तो वो मजहबी एलिमेंट्स के साथ उसकी ज़्यादा साझेदारी नहीं चलती। आप दुनिया में कहीं भी चीन की किसी ऐसे मुल्क के साथ दोस्ती नहीं दिखा सकते ज़्यादा जो मजहबी बुनियादों पर हो, और ईरान इस वक्त दुनिया की वाहिद एक ऐसी ताकतवर रियासत है जो मजहब की बुनियाद पर खड़ी है। अब ये कितने ममालिक के लिए काबिल कबूल है? क्या यूरोप और अमेरिका इसको मानते हैं? क्या रशिया और चाइना भी इसको इस तरह मानते हैं? रशिया एक सेकुलर कंट्री है, चाइना एक सेकुलर कंट्री है, यूरोप जो है वो अपने नज़रियात में सेकुलर है अगरचे, और अमेरिका भी सेकुलर है अगरचे। JD वैंस साहब ने नए वो कैथोलिक हो गए हैं और उन्होंने कम्युनियन किताब जो उनकी ऑटोबायोग्राफी है उसमें उन्होंने कहा है मैं खुदा की तरफ वापसी, उनकी बुक भी आई है, उस पर कुछ तनकीद भी हो रही है, पता नहीं वो किस मकसद के लिए इस टाइम पे आई है। मसला ये है कि जो इस इलाके का मुस्तकबिल है ना, वो और फिर पाकिस्तान की क्या सोच होनी चाहिए। दो बातें मैं सिर्फ कहना चाहूँगा। नंबर एक तो ये कि अमेरिका की पॉलिसी इन फ्यूचर इस रीजन में ये होगी कि वो तुर्की को इसके ईरान के मुकाबले में ले आए। अगर ईरान अपने करीबी हमसाया ममालिक को खौफजदा रखता है, ये जो मैंने पहले बात कही बड़ी रियलिस्टिक सी बात है, तो यहाँ पे तुर्की आएगा इन मुल्कों को सपोर्ट करने के लिए। तुर्की का जितना यूरोप से ताल्लुक है उतना इस रीजन से ताल्लुक है, पाकिस्तान से भी ज्यादा।
जो उसका ताल्लुक पूरे फ़लस्तीन के खिते से, पूरे अरब रीजन से, इस रीजन में आपको पता है कि तुर्की का पूरा एक रोल रहा है। जी जी। सो तुर्की उस तरफ वापसी का सोच सकता है, तुर्की पावर ले सकता है, तुर्की डोमिनेट कर सकता है, और तुर्की को अमेरिका की पुश भी होगी कि एक वो इसराइल को भी बचाए और तुर्की को भी लेके आए। दूसरी बात मैं पाकिस्तान के हवाले से ये कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान की हुकूमत को हमेशा गैर जज्बाती किस्म की खारजा पॉलिसी रखनी चाहिए। खारजा पॉलिसी में जब आप जज्बात ले आते हैं, जब आप एयरपोर्ट्स पे छतरियाँ पकड़ पकड़ के दूसरे के ऊपर कर रहे होते हैं, दुनिया इसको अच्छा नहीं समझती। आप मतवाजन किस्म की खारजा पॉलिसी रखें। आप याद रखें, हम काबुल चले गए थे चाय पीने, हाँ जी, और हमें आज तक, और काबुल में जो लोग बरसे इक़दार आए थे वो हमारे गले पड़ जी, गए। जी। वो जत्था हमारी वजह से वहां पे आया, ठीक। और हमारे वो गले पड़ गया। अब है। जो आपके पास मिलने के लिए आ रहा है, वहां भी आप ताल्लुकात में तवाज़ुन रखें। जब आप ईरान के करीब जाते हैं, जितना करीब जाते हैं, बहुत ही नेचुरल सी बात है कि पूरा अरब रीजन आपसे उतना हटेगा। आपको उसमें बैलेंस रखना है। आप एकदम किसी को दोस्त ना बनाएं, किसी के साथ अपनी दुश्मनी पैदा ना करें। ठीक। ये चीज़ें पाकिस्तान की हुकूमत, ठीक है, टाइम खत्म हो गया। डॉक्टर शादिया चीमा साहबा, एयर वाइस मार्शल एजाज महमूद साहब, डॉक्टर नवीद इलाही और खालिद फारूकी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, बात बिल्कुल दुरुस्त है कि बाहर तौर जो रियासतें हैं वो अपने अपने मफादात के लिए एक दूसरे के साथ जुड़ती हैं, और एक हर एक के ताल्लुक़ के अंदर एक मतवाज़न पहलू जो है वो रहना चाहिए। जज्बातियत से आरी होकर ये जो फॉरेन पॉलिसीज़ हैं ये डेवलप की जाती हैं। पाकिस्तान को भी इसी तरह से एक मतवाज़न पॉलिसी के साथ आगे बढ़ना है। आज तक के लिए इतना ही। कल नए मौज़ूआत के साथ हाज़िर होंगे। अल्लाह ने के बाद।